आदरणीय प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ जी, आदरणीय डॉक्टर राहुल कराड़ जी, वीसी डॉक्टर आर.एम. चिटनीस जी, श्री प्रसाद कांडेकर जी, सिद्धार्थ चक्रवर्ती जी, प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स, श्री धर्माधिकारी जी, श्री तरुण कुमार खुलबे, संदीप पोटनीस, आर.के. धीमन और यहाँ उपस्थित IRC, NHAI, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, MSRTC, इसके सभी कंसर्निंग प्रमुख अधिकारीगण और उपस्थित विद्यार्थी भाई और बहनों, सबसे पहले टनल के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे महानुभावों का सत्कार किया गया है। उसमें से धर्माधिकारी जी का भी सत्कार हुआ है। मैं विशेष रूप से 95-2000 में महाराष्ट्र में PWD मिनिस्टर था और आज जो MSRTC को जो पुरस्कार मिला है, इस संस्था का मैं संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ, था अभी नहीं हूँ। उस समय वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का जो कार्य करने का मौका मुझे मिला, तब धर्माधिकारी जी SCC में काम करते थे। और मैं ये विश्वास के साथ और अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि धर्माधिकारी जी अगर वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट में नहीं रहते तो शायद ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। उस प्रोजेक्ट के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है ही। उसके बाद में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में भी SCC को जो पैकेज मिला था, उस काम में थोड़ा सा देरी हुई थी और मैं कंपनी के जो मालिक थे उनके ऊपर बहुत नाराज हुआ था। तब एक अधिकारी थे, तो मैंने कहा कि ऐसा काम नहीं होगा, मैं आपको टर्मिनेट करूंगा। तो उन्होंने फिर धर्माधिकारी जी को वो काम दिया और बाद में बहुत अच्छे तरीके से SCC ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का काम भी पूरा किया अच्छे क्वालिटी से और टनल का भी निर्माण किया। उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो एटॉमिक रिएक्टर है उसमें भी अच्छा काम किया। और विशेष रूप से जब ये झोजिला टनल थी, इसमें 5 बार टेंडर निकला और 5वीं बार इसकी कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए हुई। और जब ये कॉस्ट कम करने के लिए 1 साल तक एसोसिएम के साथ हमने काम किया और धर्माधिकारी जी की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप भी अपॉइंट किया गया था और जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी, वो टनल हमने 5,500 करोड़ रुपए में उसका काम किया। उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और इसलिए उनको आपने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया है। इसलिए मैं धर्माधिकारी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाद में जे कुमार गुप्ता, L&T, MSRTC और टाटा प्रोजेक्ट, चारों का भी आपने सत्कार किया। जे कुमार गुप्ता आज बहुत बड़ी कंपनी बनी है, पर जे कुमार गुप्ता की कहानी ऐसी कि जब वो उत्तर प्रदेश से आए थे, मैं MSRTC मेरे पास थी, तो एक 15-20 करोड़ के फ्लाईओवर, घाटकोपर के फ्लाईओवर के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ भी करो, कुछ ना कुछ काम, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो प्रमोद बोंगीरवार हमारे चीफ इंजीनियर थे, वो बड़े रिजिड और कॉन्जर्वेटिव और बड़े स्ट्रिक्ट अप्रोच रखने वाले थे। तो मैंने उनको कहा कि इसको क्वालिफाई करके एक अवसर दो। तो उन्होंने कहा साहब इसको कैसे, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा संभव नहीं हो पाएगा, ये लाइव पर फाइल पर लिख कर मेरे पास भेज दो। वो समझ गए कि मुझे क्या कहना है। तो मैंने कहा तुम जो लिखना है वो लिख दो, मैं इनको क्वालिफाई कर दूंगा, क्योंकि मैं इनकी आंखों में देख रहा हूँ कि ये काम कर सकते हैं। और आज जय कुमार ने देश में बहुत बड़े बड़े मेट्रो के और टनल के काम किए। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में उन्होंने एयर स्ट्रिप के अंदर में एक नई आर्टिफिशियल टनल बनाई है हमने, केवल वो भी टनल उन्होंने। और अब
बहुत अच्छे कंपनी करके काम किया है के समय भी काम किया। उन्होंने भी कहा टनल बनाई थी, जो टनल उनने बनाई थी। एमएस का है और इसलिए आपने इन सब का सत्कार किया, उनका भी मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दो तीन बातें, मैं समय खूब हुआ है इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बात, टनल में अब बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आने वाले 10 साल में हम 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की टनल बनाने वाले, 3 लाख करोड़ की। अभी दिल्ली में ये जो ताल कटोरा स्टेडियम है, वहाँ से पूरे अंडरग्राउंड अप टू गुड़गांव के आगे तक अब टनल बनाने का अध्ययन हमने शुरू किया है। अभी बंगलोर शहर के अंदर में दोनों बाजू से अंडरग्राउंड बहुत बड़ी टनल बनाने का भी अध्ययन शुरू किया है। आने वाले समय में काफ़ी टनल देश में निर्माण होने वाली है और इसलिए टनल के लिए काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है। दो तीन बातें इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ बहुत सी टनलिंग मशीन चाइना से आई है। अब फिलहाल चाइना से स्पेयर पार्ट्स मिलाना, मशीन लाने में खूब दिक्कतें हैं, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें अपने देश में टनल की मशीन को कैसे निर्माण कर सकते हैं, इसमें सोचना होगा। चेन्नई में एक कंपनी है जो शुरू कर रही है, पर मेरा और एक सुझाव है। जैसे राहुल जी ने बताया कि हमारे वर्ल्ड में कम से कम कुछ देश ऐसे हैं जहां हम अध्ययन कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है। और ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड की विशेषता ये है कि उनका जो जियोलॉजी है, टेरिन है, वो हिमालयन टेरिन से मिलता जुलता है। तो उसमें काफ़ी कुछ हम ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड से सीख सकते हैं। नॉर्वे में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। अभी मैं स्पेन में गया था। स्पेन तो टनलों का देश है। और एक बात मेरे ध्यान में आई कि जैसे हवाई जहाज़ की इंडस्ट्री में पुराने हवाई जहाज़ को रिफर्निश किया जाता है, तो अभी बहुत बड़े प्रमाण पर ये चारों पांचों देशों में टनल उपलब्ध है और उतना काम नहीं है। वहाँ के टनल आकर रिफर्निश करने के बारे में हम सोच सकते हैं। मैं जब स्पेन में गया था तो उन्होंने कहा, कुछ लोग मुझे मिले, कि हम किराए से देने के लिए तैयार हैं। और इसलिए एकदम अच्छी कंपनी की बड़ी टनल खरीदना हमारे देश के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी परचेसिंग पावर, हमारा पर कैपिटा इनकम, हमारी कैपिटल कॉस्ट, इसका विचार करते हुए वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो टनल मशीन्स का रिफर्निश करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। और ये वर्ल्ड में इन 5-7 देशों में तो मशीन्स अवेलेबल है। तो मुझे लगता है ये भी एक बात सोचनी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो सेफ्टी की है। बीच में जो कुछ घटनाएं हुई उसके कारण बहुत दिक्कतें आई। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मेथोडोलॉजी का, जैसे आपके यहाँ आपने आज काफ़ी इक्विपमेंट मुझे यहाँ दिखे, इसका उपयोग करके आपने इसी प्रकार का संशोधन करके और आगे जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें हमारे देश में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। और आईआईटी में भी वो ब्रिजेस का भी, रोड का भी, टनल का करते हैं। आपका इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली टनल के लिए जो काम कर रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले तो ये जितनी प्राइवेट कंपनी टनल में काम कर रही है उनको भी अनुरोध करूंगा कि जो बेस्ट इक्विपमेंट है वर्ल्ड के, वो खरीदने के लिए इस इंस्टीट्यूट को आप मदद करिए, ताकि हमारे बच्चे उसमें ट्रेन होंगे और आपका उसमें फ़ायदा होगा। ये सब नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, रिसर्च जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत बार एक बात कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस इज नॉलेज एज ए पावर, and conversion of knowledge into wealth is the future.
तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यानी फ्यूचरिस्टिक विजन, इसका दोनों का विचार करते हुए हम एकदम अमेरिका से और बड़े बड़े देशों से नई टनल की मशीन खरीदना हमारे लिए फाइनेंशियली थोड़ा कठिन है। और इसलिए आने वाले समय में जो अच्छी क्वालिटी की मशीन्स है, उसके स्पेयर्स कंपोनेंट्स हमारे देश में तैयार करके उन मशीन को लाकर भी हम कुछ काम करेंगे तो कैपिटल कॉस्ट कम होगी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं कहूँगा कि इसमें जो डीजल यूज़ होता है उसको कम करिए। अभी हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, मेथनॉल ये सब जगह है। अभी अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल के इंजन बना लिए, अभी मरीन में मिथेनॉल के इंजन आए हैं। मैं अभी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए ब्राज़ील गया था। पूरे वर्ल्ड में अब इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन इस पर काम हो रहा है। मैं एक अनुरोध करूंगा कि पुणे में ही प्राज इंडस्ट्रीज ने आइसोब्यूटेनॉल बनाया। आइसोब्यूटेनॉल का प्रयोग अभी ARI में शुरू किया है। मेरे डिपार्टमेंट ने, मैंने उनको मैंडेट दिया है कि इथेनॉल हम 27% तक इथेनॉल जो है पेट्रोल में डालते हैं, पर डीजल में भी 10% डाल सकते हैं। पर ये जो आइसोब्यूटेनॉल है, जो इथेनॉल से ही बनता है, 2 कॉलम और बढ़ाने के बाद आइसोब्यूटेनॉल बनता है। और आइसोब्यूटेनॉल एज ए इंडिपेंडेंट अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर डीजल ये भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ये सब टनलिंग के इक्विपमेंट में बड़े प्रमाण पर जो डीजल बन रहा है उसको अब कम करने की या बंद करने की ज़रूरत है। आज मुझे 8 कार्यक्रम है, किर्लोस्कर का भी इनविटेशन था कि उन्होंने जनरेटर सेट 100% इथेनॉल का लॉन्च करने के लिए मुझे आज समय मांगा था। मैं नेक्स्ट टाइम उनके यहाँ जरूर जाने वाला हूँ, क्योंकि इथेनॉल को इनकरेज करने के लिए मैं हर समय मदद करता हूँ। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर हम 10 रोड पर ये अब ट्रक्स चला रहे हैं। टाटा ने अभी 3 टाटा के ट्रक मैंने लॉन्च किए जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर हैं। वॉल्वो ने के भी उसमें हमने उनको भी लिए, अशोक लेलैंड की भी लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये जो स्वदेशी अल्टरनेटिव फ्यूल है, क्योंकि इथेनॉल इज़ ए ग्रीन फ्यूल और बायो बायो ये जो आइसोब्यूटेनॉल इज ऑल्सो द ग्रीन फ्यूल, और इसलिए डीजल और फॉसिल फ्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं। 22 लाख करोड़ इसमें जाते हैं, प्रदूषण भी होता है। तो ये सब टनलिंग मशीन्स जो है कठिन नहीं है। अभी ट्रैक्टर भी CNG पर महिंद्रा ने तैयार किया है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मैंने सब ट्रैक्टर वालों को कहा कि अब मैं यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स को लागू करूँगा। तो सब दौड़ते हुए मेरे पास आए और उन्होंने कहा ये करोगे तो ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। तो मैं 6 महीने के अंदर इलेक्ट्रिक, CNG और फ्लेक्स इंजन पर चलने वाला, इथेनॉल पर चलने वाला ट्रैक्टर लाइए। और मुझे खुशी है कि जॉन डियर ने अब ब्राज़ील में मुझे बताया कि 100% इथेनॉल पर चलने वाला ट्रैक्टर उन्होंने तैयार किया। अब CNG का ट्रैक्टर महिंद्रा ने तैयार किया। मेरे पास इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है जो मैं अपने खेती पे यूज़ करता हूँ, उसका खर्चा नहीं के बराबर है। जहाँ 1.5 से 2 लाख रुपए डीजल के लगते हैं, वहाँ मैं सोलर लगाया मेरे गांव में घर पर, और सोलर के पावर से ट्रैक्टर चार्ज करके वो चलता है। ड्रोन से स्प्रेइंग होता है, वो भी चार्जिंग होता है, और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक बिल भी है मेरे पास। तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर में भी एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करने में अल्टरनेटिव फ्यूल का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अब ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनको भी डंडा लगाने वाला हूँ कि तुम डीजल मत यूज़ करो, और जो अल्टरनेटिव फ्यूल जो पोल्यूशन न करने वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिक, मेथनॉल, आइसोब्यूटेनॉल, इथेनॉल, ये सब के ऊपर जो आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करोगे तो उसको हम भी कुछ मदद करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के एग्जीबिशन में बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन इसके इक्विपमेंट अब आए हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि टनलिंग मशीन को भी डीजल को बैन करिए, और इन मशीन को आप, एक तो आजकल तो ये भी संभावना है कि डीजल इंजन को किट लगाकर मिथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है, CNG में कन्वर्ट किया जा सकता है। CNG और LNG कंपैरेटिवली सस्ता फ्यूल है। मैं पूना में आया था तो चाकण में मैंने ये जो ब्लू एनर्जी का ट्रक LNG का लॉन्च किया था, जो 1600 किलोमीटर चलता है, और जहाँ 100 रुपये का डीजल लगता है
वहाँ 45 रुपये का LNG लगता है और 55 रुपये का CNG लगता है। मैं पिछले बार पुणे आया था तो मैंने बजाज की मोटरसाइकिल लॉन्च की CNG पर, और वो जो मोटरसाइकिल थी वो 1 किलोमीटर पेट्रोल के लिए 2 रुपये 40 पैसे खर्चा आता है और CNG के लिए 1 रुपये खर्चा आता है। और अब हमारे देश में 400 प्रोजेक्ट शुरू हो रहे, उसमें 90 शुरू हो गए। जो राइस स्ट्रॉ परली बोलते हैं, जिससे पंजाब हरियाणा में जलाने के कारण जिसका प्रदूषण होता है, तो 90 प्रोजेक्ट 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG। और बायो CNG ऑल्सो हम ट्रक में, बस में, स्कूटर में यूज़ कर सकते हैं, इवन मशीन्स में यूज़ कर सकते हैं। JCB को मैंने कहा था और मुझे खुशी है कि मेरे आग्रह के कारण उन्होंने एक हाइब्रिड JCB तैयार किया जो डीजल और CNG पे चलता है। और मेरा ये आग्रह उनको इतना फायदे में रहा कि रशिया से उनको 1000 JCB का ऑर्डर मिला जो CNG और डीजल पे चलते हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट में टनलिंग मशीन को, पुराने मशीन को रिफर्निश करना, जो मशीन्स हमारे यहाँ है उसके स्पेयर पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को तैयार करना, जो कई कंपनियां हैं जो नई मशीन्स बनाना चाहती है उनके लिए भी उनके साथ जॉइंट वेंचर में स्टडी करना, और वर्ल्ड की पुरानी मशीन जो यूरोपियन कंट्रीज में है उनको लाकर रिफर्निश करके देने वाली इंडस्ट्री को भी गाइड करना, और उसके लिए स्किल मैन पावर देना, ये बातें बहुत ज़रूरी है। जियोलॉजी हमारी रीजन टू रीजन डिफरेंट है। मैं थोड़ा बहुत जियोलॉजी को जानता हूँ। हम लोग महाराष्ट्र से हैं तो हमको पर्वत और पहाड़ यानी पत्थर मालूम था। पहली बार हिमालय में मालूम हुआ कि मिट्टी भी पर्वत की मिट्टी का भी पर्वत बनता है। पूरा हिमालय टेरिन, ये सफ़ेद मिट्टी और उसमें वो सफ़ेद गोटा पत्थर, तो इसके कारण वहाँ काम करना बहुत कठिन है। लैंडस्लाइड्स होते हैं, टनल बनाना मुश्किल है, और बादल फटता है, बरसात आती है, बाढ़ आती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी हम स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के मदद से ये पूरे टेरिन को प्रोटेक्ट करने के नए नए इनिशिएटिव हमने लिए है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, राहुल ये भी आप स्टडी करिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जियोलॉजी इन डिफरेंट टेरिन ऑफ इंडिया, जैसे जियोलॉजी, मिनरलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी और जियोफॉर्मोलॉजी, उसके 4 पार्ट हैं। और उसमें जो क्रिस्टलोग्राफी है उसमें जो मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है, टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। तो ये सह्याद्री अपना इधर अलग है, हिमालय अलग है, हर जगह पर डिफरेंट टेरिन है। तो एक फार्मूला नहीं है फास्ट फूड का कि एक बार बना सब जगह फिट होने वाला है। रीजन टू रीजन अलग अलग प्रकार के मटेरियल होने के कारण हमें इसका अलग अलग प्रकार से भी अध्ययन करना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये शुरुआत की है। हम NHI के तरफ से IIT को स्पॉन्सरशिप देते हैं और IIT भी बहुत अच्छा काम करती है। मैं जब पोर्ट का मंत्री था तो कलकत्ता पोर्ट में, हल्दिया पोर्ट में एक चैनल थी, तो मुझे मेरे साथ एक तमिल इंजीनियर था IIT, वो मेरा PS था, अरुण नरेंद्रनाथ करके, बड़ा होशियार था। तो वो मुझे बोलता था कि ये जो चैनल है इसको शॉर्ट चैनल एक बंद है, उसको हम शुरू करेंगे तो 250 करोड़ साल के बचेंगे। तो मैं चेयरमैन को बोला, तो चेयरमैन सरकार में अनेक लोगों के अनेक इंटरेस्ट रहते हैं, तो हर साल 250 करोड़ खर्चा होता था तो वो खुश थे, बोले वो हो नहीं पाएगा। तो फिर मैंने चेन्नई IIT के एक प्रोफेसर को कहा कि भाई एक अध्ययन करो। उन्हें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर लिया, दोनों ने अध्ययन किया और मुझे रिपोर्ट दिया। हमने वो चैनल अच्छी की। अब 50 करोड़ में साल काम होता है और पिछले 9 साल से 250 करोड़ के बजाय 50 करोड़ लगते, 200 करोड़ साल का, यानी आप समझ लो 2000 करोड़ की बचत होगी। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी मैंने तो बीच में टेक्निकल क्वालिफिकेशन और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन इतने लिबरल कर दिए कि अब मुझे भी पछतावा है। बहुत बड़े बड़े कंपनी ने हमारा काम करना ही छोड़ दिया क्योंकि 40% बिलो जाके लोग काम करते थे। बहुत घटिया कॉन्ट्रैक्टर आए। अब मेरा एम तो है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर को जेल में डालूंगा, टोल वाले को जेल में डालूंगा और ठोके बिना नहीं छोड़ूंगा। अब नेचुरली हमने क्वालिफिकेशन बदल दिए। अभी थोड़े से स्ट्रिक्ट किए, अभी 15 दिन पहले ही मैंने फाइल पर साइन की है
पर हमें कॉस्ट रीजनेबल चाहिए। वो जमाना चला गया कि 3 कंपनी क्वालिफाई होगी, ओबेरॉय में मीटिंग करेगी, एक तू टेंडर भर, एक मैं भरता हूँ, तीसरा भरेगा। वो जमाना खत्म हो गया। अब कंपटीशन भी होनी चाहिए और इतना लिबरल भी नहीं होना चाहिए कि घटिया कॉन्ट्रैक्टर या क्वालिटी भी हुई। तो उसमें बीच में से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको इनोवेटिव मॉडल निकालने होंगे। अभी बंगलोर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मेरे पास आए और मैंने कहा मैं 17,000 करोड़ का रिंग रोड बंगलोर में बना रहा हूँ, चेन्नई बेंगलोर हाईवे बना रहा हूँ, बेंगलोर मैसूर बन गया। उन्होंने कहा ये हमको कुछ तो भी करके बनाइए। तो मैंने बहुत सोचा और मैंने कहा एक काम करते हैं कि बंगलोर के नीचे में ग्रेनाइट है, तो टनल बनाते समय ग्रेनाइट निकालकर बाजार में बेचकर पैसे मिलते क्या, ये भी देखेंगे। तो अब बीओटी का जमाना है, अब सरकारी पैसे से नहीं होगा क्योंकि बजट में इतने पैसे नहीं है। तो इसलिए और सिस्टम भी अब ऐसी आई है कि टोल नाके खत्म हो गए। अभी हमने जो सिस्टम लाई है उसमें फास्ट ट्रैक और उसके साथ कैमरा और स्कैनर दोनों रास्ते पे लगेंगे। कोई आदमी पूछेगा नहीं, आपके बैंक अकाउंट से जितना डिस्टेंस आपने किया उतना ही पैसा कटेगा। तो धीरे धीरे शहर में भी, पूना में मैं 50,000 करोड़ के ब्रिजेस बना रहा हूँ। पुणे सोलापुर रोड पर, चाकंड शिक्रापुर का, और पुणे अहमदनगर शिक्रापुर का 3-4 रोड्स है, और एक नासिक रोड पर भी बन रहा है। तो ये अभी इसमें सब नई टेक्नोलॉजी आई है और वो बीओटी में बन रहा है। अब मैं पुणे से औरंगाबाद संभाजी नगर 2 घंटे में, कल ही मैं बैठा था और ये महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी कॉरपोरेशन को मैंने रोड दिया है और ये भी काम जो होगा वो बीओटी पर करने का विचार है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि हम लोग जो नोशनल लॉस होता है, जीएसटी लगता है, हमको एग्रीगेट लगता है, सैंड लगती है, उसमें राज्य सरकार कुछ सहूलियत दे और आईआरआर उसका बढ़ाकर प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल करे। तो अब इसमें सरकार से बहुत कम पैसे लगेंगे। तो आने वाले समय में टनल भी बीओटी पे ऑपरेट करनी पड़ेगी। इस सरकारी बजट से पैसे आएंगे और आप टनल बना के चले जाओगे। अब टनल का आईआरआर भी देखना होगा, इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखनी होगी, कॉस्ट कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करना होगा विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। ह्यूज पोटेंशियल है और इसलिए इसमें रिसर्च करने की भी आवश्यकता है। और आप जरूर आपके लेबॉर्ट्री को और बड़ी जगह लो, सब प्रकार का ट्रेनिंग के लिए अच्छी लेबॉर्ट्री वेल इक्विप तैयार करो। और टनलिंग के ट्रेनिंग के लिए जो इक्विपमेंट अगर आपको लेनी है, हमारे पास भी प्रपोजल दो, ताकि हमारी यंग जनरेशन जो है जो टनल में काम करेगी वो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एकदम परफेक्ट हो, नॉलेजेबल हो, और जो वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो सब इनको, इसका स्टडी इनको होना चाहिए। और विशेष रूप से मैं कोई पुराने मशीन लेने के पुरस्कार नहीं कर रहा हूँ, पर हमारा देश गरीब है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डेवलपिंग कंट्री। तो हमको कैपिटल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्पेन में एक कंपनी से बात करके आया, उनके पास 5-6 टनलिंग मशीन पड़ी है, वो किराए से देने के लिए तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चाइना से मशीन लाना और काम करना, इसकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। और इसलिए वर्ल्ड में स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, बाद में नॉर्वे, स्पेन, इन देशों में और यूरोपियन देशों में अब टनल ख़त्म हो गई है। वो मशीन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स यहाँ कैसे बना सकते हैं, उसको लाकर यहाँ असेंबल कैसे कर सकते हैं, और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ये मशीन भी कैसे बना सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स के ऊपर, और उसके ऊपर इसके जो इंजिन्स हैं वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर या इथेनॉल पर, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे भी कन्वर्ट करेंगे, तो टनल की कॉस्ट में भी हम काफ़ी बचत कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले इस पूरे फील्ड में हिंदुस्तान में बहुत ऐसा डेडिकेटेड काम करने वाली इंस्टीट्यूट नहीं है। और 3 लाख करोड़ रुपए की अब टनल 10 साल में बनने वाली है। मैन पावर है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, रेलवे की टनल अलग, फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट की अलग, कारपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट बना रही वो अलग। तो ओवरऑल ये पोटेंशियल 5-7 लाख करोड़ का होने वाला है। और इसलिए इसके लिए वेल ट्रेंड मैन पावर और इन सब बातों का अध्ययन करने वाली एक रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और धर्माधिकारी साहब जैसे
लोगों का गाइडेंस, अब वो सीनियर हो गए, पर इस प्रकार के लोगों का जो अनुभव है उसका उपयोग करके हमें देश को आत्मनिर्भर भारत, यानी यही बात है कि उसको हमको सक्षम बनाना होगा। और इसमें निश्चित रूप से इस इंस्टीट्यूट में आपने जब ये शुरू किया तब मुझे लग रहा था ये कैसे होगा, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था, पर आपने इसमें जो कमिटमेंट दिखाई है इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इसका पोटेंशियल ध्यान में लेते हुए आगे जरूर आप इसके लिए विचार करिए, क्योंकि ये 7-8 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है। और ये बिजनेस में हमें अलग अलग प्रकार की टनेल लगने वाली, मशीन्स लगने वाली है, और इसलिए ये सस्ता कैसे हो, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए, और इसको बनाने वाले अनेक कॉन्ट्रैक्टर कैसे तैयार हो। जब तक कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़ते तब तक सस्ते में काम नहीं होता, नहीं तो बड़ा रेट ऐसा 100 रुपये का काम का 250 रुपये रेट लगाते। नहीं, यहाँ बैठने वाले कॉन्ट्रैक्टर ऐसे नहीं है बाहर की बात कर रहा हूँ। तो कंपटीशन भी होनी चाहिए ताकि देश के एसेट, अच्छे एसेट सस्ते में होने चाहिए, आम आदमी को उसका फायदा होना चाहिए। इसके लिए सभी एंगल से रिसर्च करके आगे आप जरूर काम करिए। हम हमारे मिनिस्ट्री की ओर से भी कुछ ट्रेनिंग के लिए कुछ मशीन्स की ज़रूरत होगी तो ज़रूर हमारे तरफ से भी हम आपको मदद करेंगे। और इस काम के लिए फिर से एक बार मैं आपको, यहाँ के सभी प्रोफेसर्स को, वीसी को, स्टूडेंट्स को, और इसके लिए और एक काम करिए कि फैकल्टी जो होगी जिन्होंने टनल में काम किया, जैसे ये कंपनी के लोग हैं, ये प्रैक्टिकल जिनका ट्रेनिंग है उनको बोलो। थेरोटिकल लोग महत्वपूर्ण है क्योंकि थेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जिनकी डॉक्टरेट है 3-4, पर फील्ड पर जिन्होंने काम नहीं किया वो लोग बराबर नहीं बता पाएंगे। विद्वान भी चाहिए और फील्ड पर काम करने वाले अनुभवी भी चाहिए। तो इसकी जो फैकल्टी है, ये जो अलग अलग कंपनी में जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जिनने किया है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बुलाते जाओ, ताकि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो भी आपको बताएंगे। और इसलिए मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत कुछ बोलने का था पर समय की कमी है, फिर कभी मैं जरूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।